हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर प्ले। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज उन कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 7 मैथ्स का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या क्लास 7 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हाँ, ये सारे वीडियोस आपको काफी आसानी से हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी नंबर्स टेल अस थिंग्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पैरिटी, जिसमें हम पैरिटी ऑफ सम, पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। Then we will learn explorations in grids, some ancient magic squares, और फिर हम पहुंच जाएंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है विरहंका फिबोनाची नंबर्स, एंड आवर लास्ट टॉपिक विल बी डिजिट्स इन डिस्गाइज। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, नंबर्स टेल अस थिंग्स। Numbers aren't just for counting, they can represent relationships and follow specific rules. तो जो नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो सिर्फ काउंटिंग के लिए ही यूज नहीं किए जाते। नंबर्स रिलेशनशिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो कुछ रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स फॉलो, यानी कि वो कुछ पैटर्न्स भी शो कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर एक क्यू में कुछ बच्चे खड़े हैं और वो कुछ नंबर्स बोल रहे हैं। जैसे कि पहले बच्चे ने बोला 0, दूसरे बच्चे ने 0, तीसरे बच्चे ने 1, उसके बाद 2, 2, 5, 6। अब ये जब नंबर्स हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये कुछ ऐसे ही इन बच्चों ने रैंडम नंबर्स बोल दिए हैं शायद, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बच्चे खड़े हैं ये नंबर्स बोल रहे हैं एक पैटर्न में। ये बता रहे हैं, हर एक बच्चा ये बता रहा है कि उससे पहले उससे कितने लंबे बच्चे खड़े हैं। जैसे कि आप पहले बच्चे को देखिए, वो बोल रहा है 0, यानी कि उससे पहले कोई भी उससे लंबा बच्चा खड़ा नहीं है। इसी तरह से जो सेकंड पर्सन है वो भी कह रहा है 0, तो यानी कि उससे पहले उससे लंबा पर्सन नहीं खड़ा। अब जो तीसरा है वो कह रहा है 1, यानी वो कहना चाह रहा है कि उससे पहले उससे एक लंबा पर्सन खड़ा है, राइट। अब ये जो चौथा है ये कह रहा है 2, तो ये कह रहा है कि मेरे से पहले दो लंबे पर्सन खड़े हैं, ये दोनों। इसी तरह से ये जो फिफ्थ वाला है इसने भी 2 बोला, तो ये भी कह रहा है कि मेरे से पहले ये 2 पर्सन लंबे खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हैं 0, 0, 1, 2, 2, ये एक पैटर्न शो कर रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नंबर्स जो हैं सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज नहीं होते, वो रिलेशनशिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो एक पैटर्न भी डिपिक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स जो हमने ये रूल देखा, इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। पहला है, इफ अ पर्सन से 0 देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, जो पर्सन ग्रुप में सबसे टॉलेस्ट होगा वो हमेशा 0 बोलेगा। बट यहां पे लिखा है कि अगर कोई पर्सन 0 बोलता है तो वो ग्रुप में टॉलेस्ट है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। जैसे कि अभी पीछे हमने एग्जाम्पल देखा था, वही एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है वो 0 कह रहा है, बट वो ग्रुप में टॉलेस्ट नहीं है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इट इज ओनली समटाइम्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ पर्सन इज द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज 0। ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि अगर ग्रुप में जो पर्सन टॉलेस्ट होगा वो डेफिनेटली 0 ही बोलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट, if a person is standing somewhere in between then they cannot say 0। अब फ्रेंड्स देखिए, ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर कोई पर्सन बीच में खड़ा है, यानी ना तो वो फर्स्ट पोजीशन पे है ना लास्ट पोजीशन पे है, तो वो पर्सन कभी भी 0 नहीं बोलेगा। अब अगर आप ये एग्जाम्पल लेंगे तो आप इस स्टेटमेंट को कह दोगे नेवर ट्रू,
क्यों? क्योंकि ये जो सबसे टॉलेस्ट पर्सन है, ये सेकंड पोजीशन पे खड़ा है, यानी बीच में खड़ा है और ये जीरो बोल रहा है, तो आप इसको नेवर ट्रू कह दोगे। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा पैटर्न लें, जहां पे जो टॉलेस्ट पर्सन है उसको हम सबसे पहले खड़ा कर दें, तो देखिए वो जीरो बोल देगा और बाकी के जो सब हैं वो सब 111 बोल रहे हैं। तो ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, इट इज ओनली समटाइम्स ट्रू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। पर्सन हु कॉल्स आउट लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है कि जो पर्सन सबसे बड़ा नंबर बोलेगा वो शॉर्टेस्ट होगा, यानी वो सबसे कम हाइट का होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, सुनने में तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है। जैसे कि अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, तो इसमें शॉर्टेस्ट पर्सन है ये, और ये नंबर कॉल आउट कर रहा है 6, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है। बट फ्रेंड्स, अगर मैं इस शॉर्टेस्ट पर्सन को सबसे पहले खड़ा कर दूं, मैं यहां खड़ा कर दूं, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा जीरो। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, इट इज ओनली समटाइम्स ट्रू। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एग्जाम में ऐसी स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं, तो आपने बड़े ध्यान से उनको पढ़ना है और उनके सिनेरियो समझने हैं और फिर आंसर करना है। नाउ नेक्स्ट इज पैरिटी। Parity refers to the property of a number being either even or odd. तो फ्रेंड्स, जो पैरिटी है ये मैथ्स का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और ये बताता है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। A number is even if it is exactly divisible by 2 or can be arranged in pairs. कोई भी नंबर इवन जब होगा अगर वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या उसे हम पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम डिविजिबिलिटी नहीं चेक करना चाहते तो हम सिंपली ये देख सकते हैं कि गिवन नंबर पेयर्स में अरेंज होता है या नहीं। जैसे कि नंबर 2 है, उसे हम पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं, तो यानी ये इवन नंबर है। इसी तरह से 4 जो नंबर है उसे भी हम पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं इस तरह। सो 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। Similarly, 6 can also be arranged in pairs. So 6 is also an even number. But अगर हम odd numbers की बात करें, the number is odd if it is not divisible by 2 or cannot be arranged in pairs. पर वो नंबर ऑड, एक नंबर ऑड जब ही होता है जब वो एक तो 2 से डिविजिबल ना हो या हम उसे पेयर्स में अरेंज ना कर पाए। जैसे कि अगर हम नंबर 3 की बात करें तो देखिए उसे हम पेयर्स में अरेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ये सिंगल रह गया है, तो इसलिए जो 3 नंबर है वो एक ऑड नंबर है। सिमिलरली 5 के साथ भी यही सिनेरियो है। जब हम उसे पेयर्स में अरेंज करते हैं तो यहाँ पर एक ये ऐसे सिंगल रह जाता है, तो इसका मतलब जो 5 है वो भी ऑड नंबर है। तो इसे हम कहते हैं पैरिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर बीइंग ईदर इवन और ऑड। Now next is parity of sum. So friends, parity of sum में हम ये देखेंगे कि अगर हम किन्हीं नंबर्स को, किन्हीं भी 2 नंबर्स या 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनकी सम की क्या पैरिटी रहती है। तो यहाँ पर हम पैरिटी ऑफ इवन नंबर्स भी देखेंगे कि अगर हम 2 या 3 इवन नंबर्स को ऐड करें तो उनकी क्या पैरिटी रहेगी, और हम यही सिनेरियो ऑड नंबर्स के केसेस में भी देखेंगे। तो आइए पहले इवन नंबर्स के केसेस में देखते हैं। The sum of even numbers can always be arranged in pairs, meaning their sum is always even. तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा कि जो इवन नंबर्स होते हैं हम उन्हें पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं, तो जो उनका सम होगा उसे भी हम हमेशा पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो इवन नंबर्स का सम होता है वो भी हमेशा इवन ही होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐड करूं दो इवन नंबर्स 2 प्लस 4, तो उनका सम आएगा 6। और देखिए 6 को हम पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो उनकी पैरिटी क्या हुई? इवन। इसी तरह से अगर मैं 3 इवन नंबर्स को ऐड करूं 2 प्लस 4 प्लस 6, तो मुझे मिलता है 12, और 12 को भी मैं पेयर्स में अरेंज कर सकती हूं, वो भी एक इवन नंबर ही होता है। तो फ्रेंड्स, इवन द सम ऑफ इवन नंबर्स
जो भी है उसे हम पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब उनकी पैरिटी क्या है, वो हमेशा इवन ही होगी। नाउ व्हाट अबाउट द ऑड नंबर्स? अब यहां पर ऑड नंबर्स के केसेस में थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है। देखिए, अगर हम इवन ऑड नंबर्स लें, जैसे कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स ऐड करें या 4 या 6 ऑड नंबर्स ऐड करें, तो उनका जो सम होगा वो हमेशा इवन होगा, यानी कि उनके सम की पैरिटी हमेशा इवन होगी। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अगर मैं 2 ऑड नंबर्स लूं, 3 + 5, तो वो होता है 8। तो देखिए, यहां पर हम उन्हें पेयर्स में अरेंज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके सम की पैरिटी इवन है। इसी तरह से अगर हम 4 ऑड नंबर्स लें, मैंने यहां पर लिया है 3 + 5 + 1 + 3, तो इन्हें भी अगर हम ऐड करें तो इनके सम की पैरिटी भी हमें इवन मिलेगी। देखिए, ये है इनका सम, और इन्हें हम पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं इसके सम को, तो इसका मतलब इसके सम की पैरिटी भी इवन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the sum of 3, 5, 7 odd numbers cannot be arranged in pairs, meaning their sum is always odd. बट फ्रेंड्स, अगर हम ऑड नंबर्स को ऑड में लें, जैसे कि हम लें 3 ऑड नंबर्स लें या हम 5 ऑड नंबर्स लें और उन्हें हम ऐड करें, तो जो उनका सम होगा वो हमेशा ऑड ही होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करें, 1 + 3 + 5, तो इसका ये जो सम आया है ये है, देखिए इसका सम। और यहां पर इसके सम को हम पेयर्स में अरेंज नहीं कर पा रहे, यहां पर हमारे पास एक ये डॉट अलग से रह गई है। तो इसका मतलब अगर हम ऑड ऑड नंबर्स लेते हैं तो उनका सम हमेशा ऑड आएगा, तो उनकी पैरिटी क्या होगी, ऑड होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ पैरिटी ऑफ सम को याद रखने के लिए। देखिए, इवन नंबर्स की पैरिटी ऑफ सम तो हमेशा ही इवन रहेगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो आप इसको इस तरह याद रखिए। देखिए, हम कहते हैं ना कि भाई अगर जब दो जने मिलकर काम करते हैं तो सब सही रहता है। तो यानी जब भी 2, 4, 6 ऐसे इवन ऑड नंबर्स होंगे तो वहां पर सब कुछ सही रहेगा, वहां पर इवन ही रहेगा। बट जैसे ही 3 जने मिल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो इससे आप याद रखिए, काम बिगाड़ा यानी कि ऑड रिजल्ट ही आएगा, वो खराब ही हो जाएगा काम। तो 3, 5, 7 अगर ऐसे ऑड नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उनकी पैरिटी ऑड होगी। तो इस छोटी सी ट्रिक से आप पैरिटी ऑफ सम याद रख सकते हैं। Now next is Kishore's puzzle. Kishore has number cards 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 5 empty boxes. He needs to place exactly one card in each box such that the numbers sum to 30. Can he do it? अब यहाँ पर किशोर के पास एक पजल है, उसे वो सॉल्व करनी है। उसके पास कुछ नंबर कार्ड्स हैं। कौन कौन से नंबर कार्ड्स हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। और उसको ये 5 खाली बॉक्सेस गिवन है। उसको इन नंबर कार्ड्स को इन 5 बॉक्सेस में इस तरह प्लेस करना है कि इनका सम 30 हो। कैन ही डू इट? हमें ये बताना है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस पजल। तो फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये है कि हमें जो ये नंबर कार्ड्स गिवन है इनमें से हम 5 जो नंबर्स हैं वो यहाँ प्लेस कर करके देखें कि भाई हम किन 5 नंबर्स का सम 30 बना सकते हैं। बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और हमें ये भी नहीं पता कि भाई उनका सम 30 आएगा भी या नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा बेटर वे ये है कि जो अभी हमने पैरिटी सीखी है हम उसका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये जो नंबर्स सारे गिवन हैं ये सभी ऑड नंबर्स हैं और इनमें से हमें 5 नंबर्स को इन 5 बॉक्सेस में डालना है, यानी कि हमें 5 ऑड नंबर्स ऐड करने हैं। और अभी हमने सीखा कि अगर हम ऑड ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम होगा वो हमेशा ऑड होगा। ठीक है, यानी कि कभी भी कोई भी ऐसे 5 हम इनमें से कोई भी 5 ऑड नंबर्स ले लें तो उनका सम कभी भी 30 आएगा ही नहीं, बिकॉज 30 इज एन इवन नंबर।
तो फ्रेंड्स ये पजल सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो देखिए हमने पैरिटी की मदद से कितनी आसानी से पता लगा लिया कि ये पजल कभी भी सॉल्व हो ही नहीं सकती। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मार्टिन एंड मारिया वर बोर्न एग्जैक्टली 1 ईयर अपार्ट, यानी कि इन दोनों की एज में 1 साल का डिफरेंस है। मारिया सेज दैट द सम ऑफ देयर एजेस इज 112, और मारिया कहती है कि इन दोनों की एजेस का सम है 112। इज दिस पॉसिबल, वाई और वाई नॉट? तो हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें बताया है कि इन दोनों की एज डिफरेंस का जो एज में डिफरेंस है वो है 1 ईयर, यानी कि ये जो इनकी एजेस है वो क्या होंगी, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, राइट, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। और सम है इनकी एजेस का 112। तो हम कोई दो नंबर्स ले लेते हैं 112 के आसपास, ऐसी एज ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 55 और 56, इनको ऐड करा तो हमें मिलता है 111। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 55 और 56 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। तो जब हम ऐसे एक ऑड और एक इवन नंबर को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो कभी भी हमारे पास उनका सम इवन नहीं आएगा, वो हमेशा ऑड ही आएगा। तो ये जो कह रहे हैं ना कि भाई 112 है, ये चीज पॉसिबल होगी ही नहीं। आइए इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और ले लेते हैं। हम ऐड कर लेते हैं 56 और 57 को। देखिए जब भी हमारे पास क्या आ रहा है 113, विच इज एन ऑड नंबर। तो ये जो चीज है 112, ये पॉसिबल ही नहीं है। यही चीज मैंने यहां लिख दी है। सिंस 112 इज एन इवन नंबर एंड मार्टिन्स एंड मारियाज एजेस आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, दे कैन नॉट एड अप टू 112। ठीक है। तो यहां पर हमने एक चीज और सीख ली है कि जब भी हम किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम कभी भी इवन नहीं आएगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। Lakpa has odd number of 1 rupee coins, 5 rupee coins and even number of 10 rupee coins in his piggy bank। यानी कि लकपा के पास 1 रुपी कॉइन्स और 5 रुपी कॉइन्स के ऑड नंबर हैं, ठीक है, और 10 रुपी कॉइन्स के उसके पास इवन नंबर हैं। ही कैलकुलेटेड द टोटल एज ₹205। तो इन सबका जब उसने टोटल करा तो उसके पास पैसे हैं 205। डिड ही मेक मिस्टेक और नॉट? क्या उसने कैलकुलेट करने में कोई गलती करी है या नहीं, ये हमें बताना है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से पैरिटी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर लिखा है ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, यानी कि हम ऑड टाइम्स 1 रुपी को ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम ऑड टाइम्स ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो उसकी पैरिटी क्या होगी? ऑड ही होगी। इसी तरह से हम ऑड नंबर ऑफ 5 कॉइन्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम ऑड टाइम्स एक ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो उसकी पैरिटी भी ऑड ही होगी। अब नेक्स्ट है इवन नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स, 10 रुपी जो कि एक इवन नंबर है। अब उसको चाहे हम इवन टाइम्स ऐड कर लें चाहे हम ऑड टाइम्स ऐड कर लें, एक इवन नंबर की पैरिटी क्या होगी? इवन ही होगी। तो यहां पर देखिए हमारे पास हमने ये निकाल लिया है ऑड प्लस इवन, यानी कि अगर हम इन पॉइंट्स को ऐड करें तो इनकी पैरिटी कुछ ऐसी होगी। अब फ्रेंड्स देखिए अब हमें पता है कि ऑड प्लस ऑड अगर हम ये करते हैं तो इसकी पैरिटी इवन होती है, और अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनकी पैरिटी भी इवन होती है। तो इसका मतलब लकपा ने जो ये कैलकुलेशन करी है 205 जो कि एक ऑड नंबर है वो गलत है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो लकपा मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। तो इस तरह फ्रेंड्स आप पैरिटी का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Liswani has a large old encyclopedia. When she opened it, several loose pages fell out of it. तो लिस्वनी के पास एक बुक थी एनसाइक्लोपीडिया की। जब उसने वो खोली तो उसमें से कुछ लूज पेजेस उस बुक में से नीचे गिर गए। She counted 50 sheets in total, each printed on both sides. जब उन सब पेजेस को उसने काउंट करा तो वो टोटल 50 पेजेस थे। Can sum of page numbers of loose sheets be 6000? Why or why not?
तो ये जो 50 पेज हैं, इनके ऊपर जो पेज नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या उनका सम 6000 हो सकता है या नहीं, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन भी देखिए आप पैरिटी से काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बस एक चीज समझनी है आपने। देखिए जो पेज नंबर्स होते हैं, जो पेजेस पर पेज नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि पेज के एक तरफ इवन नंबर होगा और उसके दूसरी तरफ ऑड नंबर होगा, या वाइस वर्सा, राइट? ऐसे ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 50 पेजेस हैं, 50 शीट्स हैं। तो यानी कि इनमें 50 ऑड नंबर्स होंगे और 50 ही इवन नंबर्स होंगे, राइट? तो अगर जो इवन नंबर्स हैं, तो उनका अगर हम सम लें, वो क्या होगा? उसकी पैरिटी इवन ही होगी। इसी तरह से जो 50 ऑड नंबर्स होंगे, जो पेज नंबर्स ऑड होंगे और वो 50 हैं, तो उनकी पैरिटी क्या होगी? उनकी भी पैरिटी इवन ही होगी। एंड इवन प्लस इवन विल बी इक्वल टू इवन ओनली। अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा, और 6000 क्या है? वो एक इवन नंबर ही है। सो इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ दीज पेज नंबर्स कुड बी 6000। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम काफी आसानी से ग्रिड की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम 3x3 का एक ग्रिड लें, तो हमें कितने स्क्वायर्स मिलते हैं? हमें मिलते हैं ये 9 स्क्वायर्स, 9, जो कि एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब अगर हम किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है उसकी पैरिटी ऑड होएगी हमेशा। ठीक है? इसी तरह अब अगर हम एक ऑड और एक इवन नंबर, इस तरह से हम एक ग्रिड लें, लेट्स से 3x4 का ग्रिड लें, तो हमें कितने स्क्वायर्स मिल रहे हैं? हमें मिलते हैं 12 स्क्वायर्स, 12, जो कि एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब कि अगर हम एक ऑड और एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक इवन नंबर ही मिलता है। या अगर मैं एक इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि मैं 4x3 करूं, जब भी मुझे 12 ही मिलेगा, तो यानी मुझे एक इवन नंबर ही मिलेगा। अब इसी तरह अगर हम किन्हीं दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो उनका प्रोडक्ट भी इवन ही होगा। इसके लिए आप एक सिंपल सा ग्रिड ले सकते हैं। 2x2 का ले लीजिए, वो 4 स्क्वायर्स मिलेंगे, यानी 4, जो कि इवन नंबर है। इसी तरह से आप 4x4 भी करें तो आपको 16 मिलता है, जो कि एक इवन नंबर है। तो फ्रेंड्स, आप एक ग्रिड या एक टेबल की मदद से आसानी से पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक भी बता देती हूँ, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। देखिए, अगर हम ऑड नंबर को उदास पर्सन मान लें, ऐसा पर्सन जो हमेशा उदास रहता हो, तो ऐसे ऐसे अगर दो पर्सन मिल जाते हैं, तो वो सारा माहौल उदासी भरा ही हो जाता है। ऑड इंटू ऑड इक्वल्स टू ऑड, ठीक है? बट यही अगर एक खुशनुमा पर्सन आ जाए, यानी कि एक इवन इवन को हम अगर खुश पर्सन मान ले, इनमें से अगर एक भी पर्सन खुशनुमा है, तो वो सारा माहौल खुशनुमा बना देता है। तो आपको बस यही एक रूल याद रखना है कि अगर सारे ऑड नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका रिजल्ट ऑड ही आएगा। बट अगर इनमें से कोई एक भी नंबर इवन है, तो उनका रिजल्ट इवन ही आएगा। ओके, now let's see some questions. Find the parity of the following. 27 multiplied by 13. अब देखिए, ये दोनों नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड नंबर होगा, तो पैरिटी क्या होगी? ऑड। नेक्स्ट इज 42 इंटू 78। अब ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट इवन ही होगा। नेक्स्ट इज 135 इंटू 654। अब यहां देखिए, एक जो नंबर है वो इवन है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो इवन होगा, तो इसकी पैरिटी इवन होगी। नाउ नेक्स्ट इज पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस।
अब फ्रेंड्स किसी भी गिवन एक्सप्रेशन की पैरिटी भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे? जो अभी हमने पैरिटी ऑफ सम और पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पढ़ा है उसकी मदद से। जैसे कि लेट्स कंसीडर एन एक्सप्रेशन 3n प्लस 4। अब यहां देखिए इस एक्सप्रेशन की पैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी इस n पर। क्यों? क्योंकि अगर n ऑड होगा तो इस एक्सप्रेशन की पैरिटी भी ऑड रहेगी, बट अगर n इवन होगा तो इस एक्सप्रेशन की पैरिटी इवन रहेगी। पहले हम ये वाला सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर n ऑड है तो ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की पैरिटी ऑड कैसे होगी। देखिए अगर n ऑड है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 यानी कि एक ऑड नंबर से। और हमने पढ़ा था कि भाई जब दो उदास लोग ऐसे जब ऐसे मिल जाते हैं तो रिजल्ट ऑड यानी उदास ही आएगा। तो यहाँ पर 3n क्या हुआ? उसकी पैरिटी हुई ऑड। अब जब ऑड नंबर एक इवन नंबर यानी 4 में ऐड हो रहा है तो जब भी उसकी पैरिटी ऑड ही रहेगी, ये हमने पढ़ा था। इस चीज को हम करके भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ऐसा करते हैं, हम n को ले लेते हैं 3। सो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 और 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। देखिए क्या आया है हमारे पास? एक ऑड नंबर ही आया है। तो अगर n ऑड है तो इस एक्सप्रेशन की पैरिटी ऑड ही होगी। अब देखते हैं कि अगर n इवन हो तो क्या होगा। अगर n इवन है फ्रेंड्स तो हम एक इवन नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड नंबर से, यानी कि एक खुश है और एक उदास है। तो वो खुश बंदा क्या करेगा? वो खुश सारी जगह खुशी फैला देगा, तो हमारे पास इवन रिजल्ट आएगा। अब हम इस इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं एक और इवन नंबर के साथ, और हमने पढ़ा था कि पैरिटी ऑफ सम ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो यहाँ पर रिजल्ट आया इवन। इसको भी हम करके देख लेते हैं। हम n को ले लेते हैं एक इवन नंबर, लेट्स से 2। Now 3 multiplied by 2 is 6 and then 6 plus 4 equals to 10, यानी कि एक इवन नंबर आया है हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पैरिटी डिपेंड करती है n के ऊपर। अगर n ऑड है तो इसकी पैरिटी ऑड होगी, अगर n इवन है तो इसकी पैरिटी इवन होगी। नाउ देयर आर एक्सप्रेशंस व्हिच आर ऑलवेज इवन। अब फ्रेंड्स कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनकी पैरिटी हमेशा इवन ही होगी। वो कौन से एक्सप्रेशंस हैं? वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हर एक टर्म में 2 या 2 का मल्टीपल होता है। जैसे कि ये देखिए 2n, यहाँ पर 2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है n। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की पैरिटी इवन ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है। इसी तरह से 100p। अब देखिए 100 जो है वो एक इवन नंबर है, उसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50 लिख सकते हैं, राइट। तो 2 का मल्टीपल है 100, तो इस एक्सप्रेशन की पैरिटी भी इवन ही रहेगी। अब अगर बात करें इस एक्सप्रेशन की 8y माइनस 2। अब 8y ये जो टर्म है ये तो इवन है, इसकी पैरिटी। अब इसमें से देखिए नेक्स्ट टर्म जो है वो भी 2 है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब भी इस एक्सप्रेशन की पैरिटी इवन ही रहेगी। यहां पर अगर -2 की जगह -4 -6 -8 कुछ भी होता, जब भी वो इवन ही पैरिटी रहती। अब इसी तरह ये वाला एक्सप्रेशन देखिए 6m प्लस 4। जो पहली टर्म है 6m, डेफिनेटली ये एक इवन है, इसकी पैरिटी इवन है। अब इसमें हम एक मल्टीपल ऑफ 2 ऐड कर रहे हैं 4। तो जब भी इस एक्सप्रेशन की पैरिटी इवन ही रहेगी। तो ये ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं फ्रेंड्स जिनकी पैरिटी हमेशा इवन रहती है, जहां पर हर एक टर्म में मल्टीपल ऑफ 2 होता है। अब फ्रेंड्स कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनकी पैरिटी हमेशा ऑड रहती है। वो कौन से एक्सप्रेशंस हैं? व्हेन देयर इज एन इवन टर्म प्लस और माइनस ऑड नंबर। ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें एक इवन टर्म होती है और फिर उनमें से कोई ऑड नंबर प्लस या माइनस हो रहा होता है। जैसे कि इन एक्सप्रेशंस को देखिए। देखिए इन सब की जो पहली टर्म है वो इवन है, उनकी पैरिटी इवन है। क्यों? क्योंकि उनमें फैक्टर ऑफ 2 है, सॉरी मल्टीपल्स ऑफ 2 है वो। अब उन टर्म्स में से हम ऑड नंबर को प्लस या माइनस कर रहे हैं। इन चारों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए। तो यानी कि इन एक्सप्रेशंस की पैरिटी ऑड ही होगी। ओके। अब फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको ये दो एक्सप्रेशंस दे रही हूं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इनकी पैरिटी क्या होगी?
4m-3 और दूसरा है 8n+10। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर इनकी पैरिटी बताइए। अब कई बार एग्जाम में आपसे nth इवन या nth ऑड नंबर भी पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 100th इवन नंबर कौन सा है, तो ये आप कैसे पता लगाएंगे? कुछ नहीं फ्रेंड्स, बहुत इजी है। आपने सिंपली 2n करना है, यानी कि जो आपसे पूछा जाए आपको उसको n को प्लेस करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100th इवन नंबर होगा 200। ओके, इसी तरह से आपसे पूछा जाए nth ऑड नंबर, वो क्या होगा? वो होगा 2n-1। तो आपको वही 2n लेना है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 200-1 विच इज इक्वल्स टू 199। तो काफी इजी है ये, पर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लोरेशंस इन ग्रिड्स। ऑब्जर्व द 3x3 ग्रिड बिलो। तो यहां पर हमें एक ग्रिड गिवन है 3x3 का, और उस ग्रिड के अंदर 1 to 9 नंबर्स हमने लिखे हुए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं, इसका ये जो पहली रो है, इन नंबर्स का सम है 16। इसी तरह सेकंड रो के नंबर्स का सम है 9, थर्ड रो के नंबर्स का सम है 20, और इसी तरह कॉलम वाइज भी हमें यहाँ पर इनका सम गिवन है। तो ऐसे ग्रिड के ऊपर भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, लेट्स सी। जैसे कि आपको एक ऐसा ग्रिड दे दिया जाएगा, उसमें आपको दो नंबर्स लिखे हुए हैं अंदर, और साइड में उनके रोज और कॉलम्स का उनका सम लिखा हुआ है। तो अब आपको इस ग्रिड को कंप्लीट करना है, 1 to 9 में नंबर्स लेकर इस ग्रिड को कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर सम हमें गिवन है 13, और इधर ग्रिड में ऑलरेडी एक नंबर गिवन है 9। तो इसका मतलब इन दो स्क्वायर्स में दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम क्या हो, 4। 13 - 9 इज 4। तो अब 4 के लिए देखिए 0 और 4 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 तो हमने लेना ही नहीं है इधर, हमें तो 1 to 9 के बीच में नंबर्स चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? हमारे पास ऑप्शन बचा 1 और 3। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है, यहाँ पर 3 लिख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा है? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इस कॉलम का सम हमें दिया हुआ है 9, जो कि एक स्मॉल नंबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल नंबर 1 लिखा है। ओके, अब हम ये वाला कॉलम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब दो नंबर्स हैं। दो नंबर्स हैं 3 और 5, यानी उनका सम है 8, और टोटल यहाँ पे कॉलम का सम हमें गिवन है 12। तो ऑब्वियसली 12 - 8 इज 4, तो इधर 4 हो गया। तो देखिए हमने ये कॉलम इस तरह फिल कर लिया है। तो इसी तरह फ्रेंड्स आपको ये बाकी जो ग्रिड है इसे भी ऐसे ही कंप्लीट करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स ये जो 3x3 का ग्रिड है, जिसमें हम ऐसे 1 to 9 नंबर्स लिखते हैं, तो इसका एक और फीचर ये होता है कि इनमें जो ये रोज हैं, तीनों रोज के सम का टोटल होता है 45। इसी तरह तीनों कॉलम्स के सम का टोटल होता है 45। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमने इस ग्रिड में 1 to 9 से नंबर्स फिल करे हैं, 1 to 9 तक नंबर्स फिल करे हैं, और उनका सम होता है 45। तो एक ये फीचर होता है 3x3 ग्रिड का, जिसमें हम 1 to 9 नंबर्स लिखते हैं। और अगर हम इनको तीनों रोज के सम को और तीनों कॉलम्स के सम को ऐड कर दें, तो हमें टोटल मिलता है 90। 45 + 45। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें ये ग्रिड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो जो मैंने अभी आपको बात बताई है वो हम चेक करेंगे। हम देखेंगे कि क्या इसकी कॉलम्स का सम 45 है या नहीं। तो इधर अगर आप ऐड करेंगे, तो देखिए इनका सम 9 + 11 + 26, इसका सम होता है 46, जबकि हमें चाहिए था 45। तो यानी दिस ग्रिड इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले पहले आप ये चेक कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, देखिए पहली जो रो है उसका सम हमें गिवन है 5। ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं सबसे पहले तीन नंबर्स भी ले लूं, 1, 2 और 3, तो उनका सम आता है 6। 5 तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो ग्रिड है, इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व।
और हाँ फ्रेंड्स, आप एक और चीज इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सबसे बड़ा सम गिवन है 26। अगर मैं 1 to 9 में से लास्ट 3 नंबर्स भी ले लूं 7, 8 और 9, तो इनका सम भी आता है 24। तो मैक्सिमम 24 पॉसिबल है, 26 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं किसी भी ग्रिड को सॉल्व करने से पहले, तो आपका काफी टाइम बच जाएगा। कई बार आपको एमसीक्यूज ऐसे फ्रेम करके दिए जा सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा इम्पॉसिबल टू सॉल्व, तो आपको ये सारी चीजें उसमें चेक करनी है। नाउ नेक्स्ट इज मैजिक स्क्वायर। अभी मैजिक स्क्वायर क्या होता है? इट इज अ स्पेशल ग्रिड वेयर सम ऑफ नंबर्स इन एवरी रो, एवरी कॉलम एंड बोथ डायगोनल्स इज सेम। तो फ्रेंड्स, मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्पेशल ग्रिड होता है जहां पर हर रो, हर कॉलम और दोनों डायगोनल्स का सम सेम होता है। जैसे कि ये है एक मैजिक स्क्वायर, और मैजिक स्क्वायर का जो कॉमन सम होता है उसे कहते हैं मैजिक सम। और ये कितना होता है मैजिक सम? फ्रेंड्स, मैजिक सम फॉर 3x3 ग्रिड, जो एक 3x3 का ग्रिड होता है जिसमें हम 1 to 9 नंबर्स फिल कर सकते हैं, उसका मैजिक सम होता है 15। और ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1 to 9 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो उनका सम होता है 45, एंड 45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, जो इस केस में है 3, विल बी 15। तो याद रखिए, मैजिक स्क्वायर के कॉमन सम को हम मैजिक सम कहते हैं, और मैजिक सम 3x3 ग्रिड का होता है 15। और फ्रेंड्स देखिए, ऊपर मैंने यहाँ पर एवरी रो, एवरी कॉलम तो लिखा ही है, साथ साथ मैंने बोथ डायगोनल्स भी लिखा है। देखिए इसमें डायगोनल्स क्या है, ये 2, 5, 8, तो इनका सम 15 है। इसी तरह से दूसरा डायगोनल है 6, 5, 4, उसका सम भी 15 है। तो मैजिक स्क्वायर में हर एक रो, हर एक कॉलम और दोनों डायगोनल्स का सम सेम होता है। नाउ, कैन 9 बी एट द सेंटर ऑफ द मैजिक स्क्वायर? अब फ्रेंड्स देखिए, मैजिक स्क्वायर को बनाने की भी ट्रिक होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैजिक स्क्वायर के सेंटर में 9 हो? देखिए, हम इधर अगर हम 9 ले लें एक मैजिक स्क्वायर के सेंटर में, और अब देखिए 9 के साथ कहीं ना कहीं तो इस ग्रिड में 8 आएगा ही, तो 8 प्लस 9 कितना होता है, 17। और अभी मेरे को थर्ड नंबर और ऐड करना है, जबकि हमें पता है कि मैजिक स्क्वायर के हर एक रो, हर एक कॉलम और दोनों डायगोनल्स का सम 15 होता है। तो वो तो पहले ही 17 हो गया, 8 प्लस 9। तो यानी कि 9 मैजिक स्क्वायर के सेंटर में नहीं आ सकता। इसी तरह से क्या 1 इसके सेंटर में आ सकता है? ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए 1 अगर हमने सेंटर में रखा, तो इसके साथ 2 कहीं ना कहीं आएगा इन बाकी स्क्वायर्स में। तो 2 जब हम ऐड करते हैं तो आता है 3। 15 माइनस 3 इज 12, तो थर्ड नंबर क्या होना चाहिए, 12। वो तो हम ले ही नहीं सकते, वो तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो 1 to 9 तक नंबर्स लेने हैं। तो इसका मतलब ना तो 9 सेंटर में आ सकता है, ना 1 सेंटर में आ सकता है। इसी तरह से अगर आप बाकी नंबर्स भी सेंटर में रखकर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि वो नंबर्स भी सेंटर में नहीं रह सकते, एक्सेप्ट नंबर 5। ओनली 5 कैन बी एट सेंटर बिकॉज देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट ऐड टू 15। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम 5 लेते हैं सेंटर में, तो एस उसके साथ ऐसे 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनसे हमें सम 15 मिल सकता है। देखिए ये हैं वो 4 कॉम्बिनेशंस जिसमें हमने 5 लिया है सेंटर में। और अगर आप मैजिक स्क्वायर को, ग्रिड को ध्यान से देखेंगे, तो हमें 4 कॉम्बिनेशंस ही चाहिए होते हैं 15 सम बनाने के लिए। देखिए कौन से वो 4 कॉम्बिनेशन है, एक इस तरह, दूसरा ये, तीसरा ये डायगोनल और चौथा ये डायगोनल। तो हमें ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं जो हमें मिलते हैं अगर हम सेंटर में 5 रखते हैं। तो याद रखिए, मैजिक स्क्वायर के सेंटर में हमेशा 5 होता है। अब फ्रेंड्स, अब हम इस 3x3 मैजिक स्क्वायर को जनरलाइज भी कर सकते हैं। देखिए जनरलाइज का क्या मतलब है? अभी आपने देखा कि हमने इसमें इस स्क्वायर में 1 to 9 नंबर्स भरे थे। अगर हमसे कहा जाए कि हम इसमें 11 to 19 या 21 to 29 तक नंबर्स फिल करें, तो वो चीज हम कैसे करें?
तो इसलिए हम इस स्क्वायर को जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। अब जनरलाइज करने के लिए अगर हम इस मिडिल नंबर को m मान लें, अब हमें इस स्क्वायर में बाकी सारे फिल करने हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस डायगोनल को, एक ये जो डायगोनल है इसे कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ये m है, तो ये ऊपर वाला जो 6 है ये क्या है? ये हुआ m+1, राइट। इसी तरह से जो ये 4 है ये क्या हुआ? ये हुआ m-1। अब इसी तरह हम ये वाली लाइन को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ये 7 क्या हुआ? 7 हुआ m+2 और 3 क्या हुआ? m-2। इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी के हम स्क्वायर्स भी फिल कर सकते हैं। ये हुआ m+3, ये हुआ m-3, ये हुआ m+4 और ये हुआ m-4। तो ये हमने 3x3 मैजिक स्क्वायर को जनरलाइज कर लिया है। अब इसकी मदद से अब चाहे हमें 11 to 19 फिल करने हो नंबर्स या 21 to 29 फिल करने हो, हम बहुत आसानी से वो स्क्वायर बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से 21 से 29 का मैजिक स्क्वायर बनाते हैं। देखिए 21 से 29 का मिडिल नंबर क्या है? 25, तो वो हमने यहाँ मिडिल में लिख लिया। अब इसका ये वाला डायगोनल पहले बनाते हैं। m+1 क्या होगा? 26, m-1 24। इसी तरह से अब ये वाली हम दो कॉलम कंसीडर कर लेते हैं। ये होगा m+2 यानी 27, m-2 23। Then here we will write m+3 which is 28. इसी तरह m-3 is 22, m+4 is 29 and m-4 is 21। तो देखिए हमने कितनी जल्दी 21 से 29 का मैजिक स्क्वायर बना लिया है, क्योंकि हमने जनरलाइज कर लिया मैजिक स्क्वायर को। ठीक है, और आपने 3x3 का मैजिक स्क्वायर सही बनाया है, इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए जो ये मिडिल नंबर है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 75। तो यही सम यानी 75 आपकी हर एक रो और हर एक कॉलम या दोनों डायगोनल्स का होना चाहिए, हर एक डायगोनल का। इसे हम देखिए आप मैं एक आपको एग्जांपल भी करके दिखाती हूँ। मैंने पहली रो के जो नंबर्स है उन्हें ऐड करा, तो इनका सम आ रहा है 75। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने 3x3 मैजिक स्क्वायर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। Now let's do a question. Make a 3x3 magic square with 0 as the magic sum. All numbers cannot be 0. Use negative numbers as needed. तो यहाँ पर हमें 3x3 मैजिक स्क्वायर बनाना है जिसमें हमें मैजिक सम करना है 0, यानी कि हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल का सम क्या होना चाहिए? 0। और हम जो नंबर्स हमें उसमें फिल करने हैं वो सारे नंबर्स 0 नहीं हो सकते, और हम नेगेटिव नंबर्स यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे। We will use numbers -4 to 4 to create this given magic square. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नंबर्स -4 to 4 क्यों लिए हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। इन्होंने कहा है कि मैजिक सम 0 होना चाहिए, यानी कि हमें मिडिल नंबर 0 लेना होगा। अदरवाइज अगर हम मिडिल नंबर 0 नहीं लेंगे तो मैजिक सम 0 हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने 0 से 4 नंबर पीछे लिए हैं और 4 नंबर आगे लिए हैं। -4 to 4 ये हमें फिल करना है इस 3x3 के स्क्वायर में। तो मिडिल नंबर हमने ले लिया 0, और बस बाकी का स्क्वायर हम फिल करेंगे जो अभी हमने जनरलाइज करना सीखा था स्क्वायर को। तो यानी कि यहाँ पर हम करेंगे m+1, इधर करेंगे m-1, इधर करेंगे m+2, इधर m-2, देन हेयर m+3, हेयर m-3, एंड देन हेयर m+4 एंड हेयर m-4। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस मैजिक स्क्वायर को बना लिया है। तो इसी तरह फ्रेंड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। और फ्रेंड्स ये जो मैजिक स्क्वायर्स हैं ये कोई नए नहीं हैं, हमारे एंशिएंट जमाने में भी इन मैजिक स्क्वायर्स का यूज होता था। First ever 4x4 magic square is from 10th century, which is called the Chautis Yantra, found in Pasavnath Jain temple in Khajuraho.
ऐसा ही एक 4x4 का मैजिक स्क्वायर 10th सेंचुरी में मिला है, जिसको कहते हैं 34 यंत्र, और इसे आप देख सकते हैं खजुराहो के पार्श्वनाथ जैन टेम्पल में। देखिए ये है वो 4x4 का मैजिक स्क्वायर जिसको कहते हैं 34 यंत्र। और इसे 34 यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हर रोज और हर एक रो और हर एक कॉलम और दोनों डायगोनल्स का सम होता है 34, 34 यानी 34। The first magic square ever recorded, the Lu Shu square, dates back over 2000 years to ancient China। और माना जाता है कि जो सबसे पहला मैजिक स्क्वायर था वो बिलोंग करता था एंशियंट चाइना में 2000 साल पहले। और ये देखिए ये था वो पहला मैजिक स्क्वायर, वो एक टर्टल के शेल पर था, कुछ इस तरह। इसी तरह से एक 3x3 का मैजिक स्क्वायर, इट इज फाउंड ऑन अ पिलर इन अ टेम्पल इन पलानी तमिलनाडु डेटिंग बैक टू 8th सेंचुरी सीई। और फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में एक टेम्पल है पलानी में, उसके एक पिलर पर खंबे पर एक 3x3 का मैजिक स्क्वायर भी देखने को मिलता है। तो इनसे हमें पता चलता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कितने एडवांस थे, उन्हें ये सारी चीजें पहले से ही पता थी। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसका देती हूँ जो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र विच इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड कुबेर कंटेन्स अ मैजिक स्क्वायर इनसाइड इट। अब फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपने कुबेर यंत्र जरूर देखा होगा। तो ये जो कुबेर यंत्र होता है इसके अंदर भी यहाँ पर एक मैजिक स्क्वायर होता है ऐसा। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इस कुबेर यंत्र के मैजिक स्क्वायर का मैजिक सम क्या होता है? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विरहंका फिबोनाची नंबर्स। सो फ्रेंड्स ये जो विरहंका फिबोनाची नंबर्स हैं इट इज अ स्पेशल नंबर पैटर्न। देखिए इसको विरहंका नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन स्पेशल पैटर्न की खोज करी थी हमारे एक इंडियन स्कॉलर जिनका नाम था विरहंका। उन्होंने इसकी खोज करी थी 700 सीई में। बट बाद में एक और स्कॉलर थे जो बाहर के थे फिबोनाची, उन्होंने इस पैटर्न को यूज करा यूरोप में इन अराउंड 1200 सीई, और उसके बाद ये पैटर्न फेमस हो गया। बट क्योंकि ये हमारे इंडियन स्कॉलर ने इसको पहले खोज करी थी तो हम इंडिया में इनको कहते हैं विरहंका नंबर्स, और वेस्ट में इसको जाना जाता है फिबोनाची नंबर्स के नाम से। So it is a special number pattern in which each number that is after the first two is the sum of the previous two numbers। तो ये एक ऐसा स्पेशल नंबर पैटर्न होता है जिसमें हर एक नंबर पहले दो नंबर्स का सम होता है। जैसे कि इधर देखिए 1 2 3, तो 3 किसका सम है? 1 और 2 का। फिर अगला नंबर है 5, वो सम है 2 और 3 का। then 8 which is the sum of 3 and 5 and so on। तो ये है विरहंका फिबोनाची नंबर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस सीक्वेंस को वेस्ट में फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है और हमारी इंडिया में इसको विरहंका नंबर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो स्पेशल नंबर पैटर्न है फ्रेंड्स इट अपीयर्स ऑल अराउंड अस इन प्लांट्स लाइक पाइन कोन्स, डेजी फ्लावर्स, सनफ्लावर्स, पाइनएप्पल, इवन इन म्यूजिक, आर्ट एंड नेचर। और फ्रेंड्स ये जो विरंका नंबर्स हैं ये सिर्फ मैथ्स का एक नंबर पैटर्न नहीं है, ये बहुत स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर पैटर्न हमें नेचर में भी देखने को मिलता है। नेचर की बहुत सारी चीजों में, जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पाइन कोन्स में, डेजी फ्लावर्स में, सनफ्लावर्स में, पाइन एप्पल में, इन सब में हमें विरंका नंबर्स पैटर्न देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे मैथ्स और नेचर कितने इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर पाइनएप्पल की बात करूं मैं, तो पाइनएप्पल की जो बाहर की जो स्किन होती है, जो शेल होता है, उसमें हमें ये नंबर पैटर्न देखने को मिलेगा। इसी तरह डेजी फ्लावर्स की अगर आप हम बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, कभी जो डेजी फ्लावर्स होते हैं उनमें देखिए या तो 13 पेटल्स होंगी, उससे बड़ा जो फ्लावर होगा उसमें 21 पेटल्स होती हैं, और उससे बड़ा जो फ्लावर होता है उसमें 34 पेटल्स होती हैं। तो और ये सारे नंबर्स देखिए ये विरंका नंबर हैं, ये सीक्वेंस में आते हैं 13, 21, 34।
तो देखिए कैसे नेचर में भी इस पैटर्न को पाया जाता है। ऐसा क्यों नहीं है कि भाई 13 के बाद कोई बीच में कोई और ऐसा नंबर आए, जिस मतलब डेजी फ्लावर को हो तो वो 15 पेटल्स का हो या 16 पेटल्स का हो, ऐसा नहीं होता। 13 के होंगे, 21 के होंगे, फिर नेक्स्ट क्या होगा, वो इनका सम होगा, 13 प्लस 21 34 पेटल्स का होगा। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल नंबर पैटर्न, विरहंका फिबोनाची नंबर्स। Angan wants to climb 5 step staircase. He can take either 1 step or 2 steps at a time. For example, one of his paths is 1, 2, 2. In how many different ways can he reach the top? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक स्टेयर केस यानी सीढ़ियां दी हुई हैं जिसमें 5 स्टेप हैं। तो अंगान को वो सीढ़ियां चढ़नी है। अब जो ये बॉय है, या तो वो एक बारी में एक स्टेप चढ़ सकता है या एक बारी में वो 2 स्टेप्स चढ़ सकता है। तो इस तरह उसको 5 स्टेप की स्टेयरकेस पर पहुंच कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें जैसे एग्जांपल दिया है कि भाई एक उसका चढ़ने का तरीका है कि उसने पहले एक स्टेप लिया, फिर उसके बाद उसने 2 स्टेप लिए और फिर उसने बाकी के लास्ट के 2 स्टेप लिए। तो यानी इस तरह से उसने 5 सीढ़ियां चढ़ ली। तो क्वेश्चन ये है कि कितने अलग अलग वेज से वो उन 5 सीढ़ियों को चढ़ सकता है। अब फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये विधांका नंबर्स का क्वेश्चन है, उससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं 1, 2 और यही नंबर से स्टार्ट होता है हमारा जो विधांका नंबर पैटर्न है। देखिए 1, 2, 3 राइट। तो फ्रेंड्स इसी नंबर पैटर्न से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं विदाउट इवन सॉल्विंग इट। मैं अभी आपको सॉल्व भी नहीं करके बताऊंगी इसको, मैं सीधा ही आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमें बताया गया है कि 5 स्टेप स्टेयरकेस है। तो इस नंबर पैटर्न को देखिए, यहाँ पे 5 कहाँ, इधर इधर 5वें स्टेप पर यहाँ जाएंगे और यहाँ पर लिखा है 8। तो इसका मतलब जो ये लड़का है अंगान, ये 8 डिफरेंट वेज से इस 5 स्टेप स्टेयरकेस को चढ़ सकता है। यही इसका आंसर है 8। आइए अब इसको हम सॉल्व करके भी कंफर्म कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हम आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिंपल सा तरीका है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए हमें बताया है कि हम या तो एक स्टेप ले सकते हैं या 2 स्टेप ले सकते हैं एक बारी। तो सबसे पहले वो कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं जिसमें हम एक एक स्टेप ले रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन होगा कि जिसमें हम एक बारी में एक पोजीशन पर 2 स्टेप ले सकते हैं। तो उसके देखिए ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि किसी भी एक पोजीशन पर हमने 2 स्टेप ले लिए और बाकी पोजीशंस पर एक एक स्टेप। अब तीसरा कॉम्बिनेशन वो पॉसिबल है फ्रेंड्स कि हम किन्हीं 2 जगह 2 स्टेप ले सकते हैं। तो उसके भी ये 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। देखिए अब इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी और डिफरेंट वे नहीं है इन 5 सीढ़ियों को चढ़ने का। तो आप अब इनको ऐड कर लीजिए, टोटल कितने वेज हैं ये हैं, एक ये है, 4 ये है और 3 ये है, यानी कि 8 डिफरेंट वेज हैं इन 5 स्टेप स्टेयर केस को चढ़ने के लिए। अगर जो अंगान है वो या तो एक बारी में एक स्टेप लेता है या एक बारी में 2 स्टेप लेता है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको पहले ही ये सब करने से पहले ही आंसर बता दिया था इसका 8, वही सेम आंसर हमने इस तरह निकाल के भी देख लिया है। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हमें 5 स्टेप स्टेयरकेस की जगह 10 स्टेप स्टेयरकेस दिया होता और यही बाकी सारा क्वेश्चन सेम होता, तो जब हमारा आंसर क्या होता आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिट्स इन डिसगाइज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे क्रिप्टा रिदम पजल के बारे में जिसको अल्फामेटिक पजल भी कहते हैं। ये एक ऐसी मैथ पजल होती है जिसमें हम जहां पर नंबर्स को रिप्लेस करते हैं लेटर्स से, नंबर्स की जगह हम लेटर्स लिखते हैं और हमें बताना होता है कि वो जो लेटर्स हैं वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है t+t+t इक्वल्स टू ut। अब इधर हमें बताना है कि ये t कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये u कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें ये थोड़ा लॉजिकल बताना होता है जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो ये कैसे करते हैं, लेट्स सी।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सबसे पहले कोई ना कोई हिंट ढूंढना होता है, हमें अपनी इस इक्वेशन को, प्रॉब्लम को नैरो डाउन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हिंट हमें दिखाई दे रहा है कि हमें एक टी, एक ऐसा नंबर है जिसको जब हम 3 बारी ऐड करते हैं तो वंस प्लेस पर भी हमें वही नंबर मिलता है, टी ही मिलता है। ठीक है, एक तो हमें ये समझ में आ रहा है, और दूसरा ये हमें समझ में आ रहा है कि टी कोई ना कोई सिंगल डिजिट नंबर है। ये सिंगल डिजिट नंबर है तो यानी 0 to 9 में ही पॉसिबल है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें अब अगर हम लेते हैं भाई सिंगल डिजिट में, अगर मैं 3 नंबर लूं, मैं 3 को 3 बार ऐड करती हूँ तो मेरे पास 9 आता है जो कि सिंगल डिजिट है, पर मेरे को डबल 2 डिजिट का आंसर चाहिए, यहाँ पे यूटी 2 डिजिट्स का होना चाहिए। तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 4। 4 को 3 बार ऐड करती हूँ तो मेरे पास आता है 12। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे को वंस प्लेस पर 4 ही मिलना चाहिए था, वो नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट नंबर है 5। 5 को जब मैं 3 बार ऐड करती हूँ तो मेरे को मिलता है 15। तो देखिए ये अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन सॉल्व हो रही है। 5 को अगर मैं टी ले लेती हूँ तो मेरे वंस प्लेस पर भी मेरे को टी यानी 5 ही मिल रहा है, और जो आंसर आ रहा है 15 वो 2 डिजिट का आंसर है। तो इसका मतलब जो टी है वो 5 है, और u क्या है? u है 1। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इन क्रिप्टोरिदम पजल्स को सॉल्व करना होता है। आइए एक और ऐसी पजल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर है K2 प्लस K2 इक्वल्स टू HMM। अब इधर देखिए, यहाँ पर हमें K का बताना है कि K कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, H और M भी कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये हिंट मिल रहा है कि एक नंबर है जिसको हम 2 बारी ऐड कर रहे हैं तो हमें एक 3 डिजिट का नंबर मिलता है। तो ये कब पॉसिबल है फ्रेंड्स? देखिए सबसे पहले हमें 3 डिजिट का सम जब मिलता है जब हम 50 को 2 बारी ऐड करते हैं। 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100। अब हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है ये 50 से बड़ा होना चाहिए, और क्योंकि इसके आखिर में 2 है तो यानी ये नंबर 52, 62, 72, 82 कुछ ऐसा हो सकता है। तो पहले हम 52 प्लस 52 करके देख लेते हैं, वो आता है 104। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर वंस और टेंस प्लेस पर सेम नंबर चाहिए, वो इधर नहीं है। तो अब 62 प्लस 62 करके देख लेते हैं, वो है 124, उसमें भी यही दिक्कत है। अब 72 प्लस 72 करके जब हमने देखा तो हमें मिलता है 144। यहाँ पर लास्ट के दोनों डिजिट सेम है, तो इसका मतलब M है 4, H है 1 और K है 7। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इन पजल्स को सॉल्व करना है। आपने पहले कोई एक हिंट ढूंढना है और फिर उसको इक्वेशन को नैरो डाउन करके उसे सॉल्व करना है। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। ut प्लस टी ए इक्वल्स टू टी ए टी। अब हमें यहां पर इस पजल को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स अगर हम इस पजल को ध्यान से भी देखते हैं तो हमें यहाँ पर कोई हिंट नहीं मिल रहा। भाई देखिए टी जो है वो टी कहीं भी लिखा हुआ है, इधर आखिर में, इधर पहले, और फिर सम में पहले और आखिर में लिखा हुआ है, ए भी कहीं आ रहा है और यू भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, कोई ऐसे प्रॉपर हिंट नहीं मिल रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स हम एक ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं। कौन सी ट्रिक है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हमें बताया है कि भाई दो 2 डिजिट के नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो जब हमें एक 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर भी ले लूं, कौन सा है वो? 99। अगर मैं 99 प्लस 99 करूं तो जब मेरे को मिलता है 198, 198। तो यानी फ्रेंड्स जो ये टी है ये 1 ही होगा, ये 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर भी ऐड करके देख लिया, उसमें भी भाई यहाँ पर इस प्लेस पर 1 आता है। तो यानी कि जो ये टी है वो क्या हुआ? वो हुआ 1। ठीक है, अब हमारे पास टी आ गया है 1। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यानी कि हम टी 1 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 1 ही आ जाए। तो वो सिर्फ पॉसिबल है जब हम 1 में 0 ऐड करें। तो यानी ए क्या हुआ? ए हुआ 0। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास टी और ए दोनों आ गया है, तो ये जो सम है ये क्या बना? ये है 101, और टी ए क्या है? 10। यानी कि 101 में से मैं अगर 10 माइनस करूं तो मेरे पास यूटी आ जाएगा। यूटी क्या हुआ? 91।
तो इसका मतलब u क्या है 9। तो देखिए हमने इस तरह जब हमने इस ट्रिक से इस टेक्निक से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास तीनों डिजिट्स आ गए हैं। t है 1, a है 0 और u है 9। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको इन क्रिप्टा रिदम पजल्स को सॉल्व करना होता है, आपको लॉजिक ढूंढना होता है, आपको ट्रिक्स लगानी होती है। मैंने यहाँ आपको 3 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए हैं। आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को दोबारा देखिए और आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे आपको इनमें हिंट ढूंढना है और अगर हिंट नहीं है तो क्या ट्रिक टेक्निक लगा के इन पजल्स को सॉल्व करना है। अगर आप ये चीजें इसमें यूज नहीं करेंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे तो आप इन पजल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू इनक्रिप्टर रिदम पजल्स को सॉल्व करना सिखाया है।